नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड पर आधारित क्लास है जो कि हमने वन लाइनर फॉर्म में क्लास को लेके आए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहीं न कहीं आज की क्लास में हमने शामिल करा है। आज उत्तराखंड वन लाइनर की हमारी 5वीं क्लास होने वाली है और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? तो 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। भाई कितने बंदोबस्त हुए हैं? तो 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। आज़ादी के बाद भैया कब भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो 1960 और 64 के बीच में आज़ादी के बाद हुआ था भाई। ठीक है। गोरखा काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो गोरखा काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में हुआ था भाई। और उस समय भैया कौन थे शासक? तो जोगामल के द्वारा ये गोरखा काल का पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। और कब कराया गया भाई? तो 1791 में कराया गया। अंग्रेजों के आने से पहले 1812 में गोरखाओं द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आने से पहले गोरखाओं के द्वारा भैया कब भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो 1812 में किया गया था। तो कहीं न कहीं इतने प्रश्नों को हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जो होता है वो 1815 में होता है। गढ़वाल में भैया इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो गढ़वाल में ट्रेल के द्वारा इस भूमि बंदोबस्त का नेतृत्व किया जाता है। और कुमायूं में गार्डनर के द्वारा भैया क्या करा जाता है? ये भूमि बंदोबस्त पूरा किया जाता है भाई। ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कि पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था भाई? तो गार्डनर के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। तो इतनी बातों को हमें कहीं न कहीं इस प्रश्न से रखना है कि ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जो होता है वो 1815 में होता है भाई। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त जो होता है भैया वो 1863 व 73 का होता है, जो कि कौन से नंबर का भूमि बंदोबस्त था भाई? तो ये 9वां भूमि बंदोबस्त था भाई। कुमायूं कमिश्नर कौन थे भाई? तो इस समय तो कुमायूं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे भाई। और अधिकारी कौन थे भैया? तो विकेट इस समय अधिकारी थे भाई। ठीक है। ब्रिटिश काल में भैया टोटल कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं? तो ब्रिटिश काल में टोटल 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं। कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं भैया? तो 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं। इसीलिए इस बंदोबस्त को भैया विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था भाई इस भूमि बंदोबस्त में। भूमि को भैया कितने भागों में बांटा जाता है? तो भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया है। तलाव भूमि, उपराव भूमि, ठीक है, और अव्वल भूमि, उपराव, दोयम भूमि, इजराइन भूमि, ठीक है, और कंडीली भूमि। तो कहीं न कहीं इन 5 वर्गों में भूमि को बांटा गया है भई। ठीक है। तो ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन-सा होता है भैया? तो 9वां होता है। और कब होता है? 1863 व 73 में ये बंदोबस्त होता है भई। ठीक है। तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंटों को याद रखने हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है भैया? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो भावर क्षेत्र है। ठीक है। भावर क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है भाई। ठीक है। तो ये भी बात हमें कहीं न कहीं याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र की मृदा में भैया नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनेगा कि तराई क्षेत्र की जो मृदा है उनमें किन तत्वों की कमी हमें देखने को मिलती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमें कमी देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, टर्सरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो टर्सरी प्रकार की मृदा शिवालिक पहाड़ियों व दून क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर भाई? शिवालिक पहाड़ियों व दून क्षेत्र में भैया टर्सरी प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा पाई जाती है भैया कहाँ पर? तो ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा जो पाई जाती हैं वो भीमताल में पाई जाती हैं। भीमताल, नैनीताल में भैया ये मृदाएं देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि टर्सी प्रकार की मृदा कहाँ देखने को मिलती है? तो सॉरी, ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा पाई जाती है कहाँ पर भैया? तो भीमताल क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के निचले ढालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक के निचले ढाल में भैया जो मिट्टी हमें देखने को मिलती है वो दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है भैया? तो दोमट मिट्टी शिवालिक के निचले ढालों में देखने को मिलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी ढालों व पहाड़ियों के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पहाड़ी ढालों व पहाड़ियों के किनारे हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी भाई? तो लाल मिट्टी भैया पहाड़ी ढालों व पहाड़ियों के किनारों में हमें देखने को मिलती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, सिंचाई की दृष्टि से राज्य में कितनी प्रकार की कृषि भूमि मिलती है? तो सिंचाई की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की हमें भूमि देखने को या कृषि भूमि देखने को मिलती है। कौन कौन सी भाई? तलाऊ, उपराऊ व इजराइल भूमि। ये 3 प्रकार की हमें भूमि देखने को मिलती है। तलाऊ भूमि घाटी के तलों में या निचले हिस्से में हमें देखने को मिलती है, और जिसको भैया क्या कहते हैं? सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कहाँ पर देखने को मिलती है? तो भाई इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। उपराऊ भूमि को हम असिंचित भूमि भी कहते हैं। यह भूमि असिंचित इलाकों में देखने को मिलती है। इजरान भूमि भैया बंजर भूमि को कहते हैं। वनों के किनारों में ये भूमि हमें देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य भूमि हमें देखने को मिलती है वो कहाँ पर भाई? उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है। और सबसे कम कृषि योग्य जो भूमि हमें देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है भैया? तो वो रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ पर हैं? तो संगमरमर के पर्याप्त जो भंडार हमें देखने को मिलते हैं वो मसूरी के पास में देखने को मिलते हैं। कहाँ भाई? मसूरी के पास में हमें देखने को मिलते हैं भैया किसके? संगमरमर के पर्याप्त भंडार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य में बेराइट्स खनिज कहाँ मिलता है भाई? तो राज्य में बेराइट्स खनिज भैया देहरादून में देखने को मिलता है। कहाँ भाई? तो देहरादून में देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य में एस्बेस्टॉस मिलता है भैया कहाँ पर? तो राज्य में एस्बेस्टॉस जो मिलता है भैया पौड़ी और कहाँ पर भाई? पौड़ी व अल्मोड़ा में देखने को हमें मिलते हैं भैया। कहाँ भाई? पौड़ी व अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं भाई। राज्य में टीन कहाँ मिलता है? राज्य में टीन जो मिलता है वो चमोली जिले में मिलता है। कहाँ भाई? राज्य में टीन भैया सबसे ज़्यादा मात्रा में जो देखने को मिलता है वो कहाँ? तो चमोली जिले में देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? तो प्रदेश में नई कृषि नीति जो जारी की गई थी तो 2018 में। कब भाई? 2018 में। और पहली जो कृषि नीति आती है वो कब आती है भाई? तो 2011 में पहली कृषि नीति आती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने % है भैया? तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जो जुड़े लोग हैं भैया 12.81% है। यानी कि जो 1 करोड़ से अधिक जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो कृषि से जुड़े लोग हैं वो भैया कितने हैं भैया? तो 12.81% है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं भैया? तो 33.38% है कुल कार्यशील। ठीक है, जो काम करने वाले हैं उनमें भैया जनसंख्या की दृष्टि से कृषि से जुड़े लोग कितने हैं? तो 33.38% है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे अलग हैं। पहला जो इससे पहले क्वेश्चन देखा था तो कि उसमें था कि प्रदेश की कुल जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या जो प्रदेश की है उसमें से कृषि से जो जुड़े लोग हैं वो कितने हैं? तो 12.81% है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रदेश में कुल कार्यशील जो यानी जो काम करने वाली जनसंख्या है उसका भैया कितने % है? तो उसका जो भैया कृषि से जुड़े लोग हैं वो 33.38% है भाई। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे अलग अलग हैं। इसको हमें देखकर जब इसके आंसर हमें लगाने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के कुल भू क्षेत्र में से पर्वतीय भाग कितना है भैया? तो राज्य के कुल भू क्षेत्र में से पर्वतीय क्षेत्र जो है 86.07% है। और मैदानी क्षेत्र कितना है भैया? तो मैदानी क्षेत्र जो है 13.93
परसेंट है भाई। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र 86.07% और मैदानी क्षेत्र 13.93% है भैया। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ये आंकड़े भी हमें याद रखने हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान भैया नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 1995 में की जाती है। कब की जाती है भैया? 1995 में जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना की जाती है। और कहाँ पर है भैया? तो नैनीताल के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की गई थी। और भैया कितने हैं भैया? तो ये एक है भाई। कितने हैं भाई? तो एक है। और कौन सा है? नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है भैया। ठीक है, और ये किस किस जिले में फैला हुआ है? तो चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत फूलों की घाटी व नंदा देवी पार्क आते हैं भाई। ठीक है, अगर पूछेगा कि उत्तराखंड में नेशनल पार्क कितने हैं? तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क भैया 6 हैं। और वन्य जीव विहार कितने हैं? तो वन्य जीव विहार 7 हैं भैया। कितने हैं भैया? वन्य जीव विहार 7 हैं और नेशनल पार्क 6 हैं भैया। अगर पूछेगा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है भैया? तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है 38,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है भाई। तो इतने पॉइंट कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के कितने जैव क्षेत्र हैं भैया? तो वो 2 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं भैया जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं भैया? तो 2 हैं। पहला जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि 2005 में शामिल किया गया। दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि 1988 में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने हैं भैया? तो राज्य के 2 क्षेत्र हैं भैया। कौन कौन से? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिसको 2005 में शामिल किया गया, और नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसको 1988 में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी भाई? तो महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी भाई? तो 1977 में हुई थी। और ये कहाँ है भैया? तो बागेश्वर पिथौरागढ़ के क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिसका जो अधिकतर भाग है वो कहाँ है? बागेश्वर। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बागेश्वर को हम आंसर मानेंगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो काचूला खर्क चमोली में स्थित है भैया। स्थापना कब हुई भाई? तो 1982 में हुई। कौन सा? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, जो कि कहाँ है? काचूला खर्क, जो कि चमोली के अंदर है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देहरादून। ठीक है, देहरादून के मंदराम व बारकोट क्षेत्र में मिलता है भैया। क्या मिलता है? तो चूना पत्थर हमें कहाँ मिलता है भैया? तो देहरादून के मंदराम व बारकोट क्षेत्र में मिलता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियां कौन सी हैं? तो सबसे अधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियां जो हैं, टोंस, कोसी और यमुना है भाई। कौन से भैया? टोंस, कोसी व यमुना नदी घाटियां हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को लागू की गई थी। और देश में भी पहली बार ये लागू की गई थी भाई। तो पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो 6 जून 2006 को लागू की गई थी। ये क्वेश्चन बनेगा कि देश में पहली बार पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो 6 जून 2006 को लागू की गई थी। पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें बात याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई भाई। कब? 2010 व 11 में गठित की गई। कब गठित की गई भाई कैंपा परियोजना? तो 2010 व 11 में गठित की गई। वानिकी कार्यों के संपादन हेतु ये सोसाइटी मोड बनाया गया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार
देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो ये 2008 और 9 में किया गया था। कब किया गया था भाई इको टास्क फोर्स का गठन? तो 2008 और 9 में किया गया था भैया। और किस लिए किया गया था? तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, व वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और कब? 2008 व 9 में किया गया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, वन पंचायत के 9 सदस्यों में से कितने सदस्य महिलाएं होनी अनिवार्य हैं? तो वन पंचायत के 9 सदस्यों में से भैया 4 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। कितनी भैया? 4 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो वन पंचायत का जो गठन किया गया 1931 में। कब किया गया भाई? तो 1931 में वन पंचायत का गठन किया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो प्रदेश स्तर पर सबसे अधिक व सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले पौड़ी व उधम सिंह नगर हैं। कौन से हैं भैया? पौड़ी व उधम सिंह नगर हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में है भैया, कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 घटते क्रम में जिले कौन कौन से हैं भाई? पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी व चमोली। ठीक है, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी व चमोली हैं सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 घटते क्रम में भैया जिले हैं ये। ठीक है, घटते क्रम में सबसे। और सबसे कम में अगर बात करें तो सबसे कम में भैया कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग व चंपावत हैं। ठीक है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग व चंपावत सबसे कम में। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक की अगर बात करें परसेंटेज में तो नैनीताल है। कितने परसेंटेज है भाई? 71.62% है भैया। और सबसे कम कौन सा है? उधम सिंह नगर, 16.84% है भैया। ठीक है, सबसे अधिक व सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो नैनीताल व उधम सिंह नगर हैं। नैनीताल का परसेंटेज कितना है भाई? 1%, तो 71.62% है। और उधम सिंह नगर का कितना है भाई? तो 16.84% है भाई। ठीक है, तो ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं हमें वन से याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व रुद्रप्रयाग हैं। कौन कौन से हैं भैया? नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व रुद्रप्रयाग है भाई। ठीक है, और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व चमोली है। ठीक है, अधिक पूछेगा तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग है। कम पूछेगा तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व चमोली है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर उसकी बात करें, राज्य के कुल वन गढ़वाल और कुमायूं मंडल में भाग क्रम से कितना है? तो गढ़वाल मंडल में जो है 63% है और कुमायूं मंडल में कितना है भाई? 37% है भैया। ठीक है, तो राज्य के कुल जो वन है उसमें गढ़वाल में भैया कितने परसेंटेज है? तो 63% है। और कुमायूं में कितना है भैया? तो 37% हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज के इन प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया और आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।